हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर 5 इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम आवर एएफएम एग्जामिनेशन ऑफ मई 2025। देखिए, वैसे तो मई 2025 का पेपर अभी भी बाकी है, काफ़ी सेंटर्स पर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, बट बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो अभी आया है, हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी लर्निंग्स है जो हमको हेल्प करेंगी हमारे अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए, और इनफैक्ट उनके लिए भी जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन देना है। और साथ ही साथ एवरीवन देखिए, इसके अंदर ना मैं पहले ही एक पॉइंट तो डेफिनेटली बता रही हूँ। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू का अगर आपका बेस नहीं बना हुआ, आपको नहीं पता कहाँ से ढूंढे, कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज अगेन ये तो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है ना, पेपर तो ऑनलाइन होता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, यहाँ पर ना आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे जाने का, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी पीवाईक्यू बुकलेट। पीवाईक्यू बुकलेट आपको हेल्प करेगी आंसर समझने के लिए, क्वेश्चन कहाँ से आए थे, इनफैक्ट कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स की। ओके एवरीवन, सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग ये है कि कौन से ऐसे मॉड्यूल हैं जो दूसरे मॉड्यूल से ज़्यादा आप कह सकते हैं जो ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं पेपर में। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कई बार बात की है। देखिए, पेपर में क्या हो रहा है कि आपके ना हर एक मॉड्यूल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, बट आपका ना मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी ऑलरेडी नंबर ऑफ चैप्टर्स में ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स कैरी करता है। तो इसका मतलब उसके और हर एक चैप्टर से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। इसका मतलब जो ये मॉड्यूल ए और सी है ना, इसमें से ना कि सिर्फ सिलेबस ज्यादा बन जाता है, साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा बन जाते हैं, प्रोवाइडेड आप ना अपने पेपर को उस तरीके से देखिए जरूर। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपके पेपर जो है वो कुछ चैप्टर से आने ही नहीं वाला, वो आने वाला है पूरी की पूरी बुक से, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि उनका नेचर वैसा है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर फोकस करना है, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आ रखे थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पूरा टॉपिक है उसमें वाईटीएम में से क्वेश्चंस थे, डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा गया था, आपके पास बॉन्ड वैल्यूएशन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पूछी गई थी। बहुत कुछ था इस पेपर के अंदर जो ना आपको समझाता है कि इवन रेशोज वाला टॉपिक, इसके अंदर से तो क्वेश्चन ही आया हुआ था, न्यूमेरिकल फॉर्म में आया हुआ था रेशोज वाले पॉइंट पे। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें कुछ टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, बट अगेन दैट डजंट मीन मॉड्यूल ए और सी करते हैं और बी और डी छोड़ देते हैं, क्योंकि बी और डी ज्यादा स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो सिलेबस आपका कम है, और अगर आपके पेपर में वो 40 मार्क्स का भी आता है, मान लीजिए ये मॉड्यूल ए और सी ज्यादा ले जाते हैं, बट 40 मार्क्स भी कोई कम नंबर तो नहीं होते ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते कि हम एक काम करते हैं, हम मॉड्यूल ए और सी कम कर लेते हैं और बी और डी ज्यादा कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, गो फॉर ए एंड सी फर्स्ट, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, और बी और डी को उतना जरूर कीजिए ताकि आपको ना बैलेंस्ड पेपर के अंदर आप अटेम्प्ट कर सके बेसिकली। सेकेंडली, आपके पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आए। वो रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब है पीवाईक्यूज। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं फिर तो आपको समझ में आएगा कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो एज इट इज पहले पेपर्स में भी पूछे गए हैं और वो दोबारा पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, AS2, एस इंड एएस में से भी पेपर आया हुआ था इस बार। तो आपके पेपर में बहुत सी चीजें रेपिटेशन पर चलती हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए तो आपको इस ईयर का पेपर भी उसी में ही समझ में आएगा। ठीक है। एंड देन कुछ टॉपिक्स है जो टॉप रेकरिंग है, मतलब फाइनेंशियल रेशोज वैसे हर बार आता है, बॉन्ड वैल्यूएशन वैसे इस बार न्यूमेरिकल फॉर्म में चला गया। इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड थ्योरम्स। ये तो हम हर साल ही कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर अटेम्प्ट में मैं कहती होती हूँ कि बॉन्ड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड थ्योरम इज समथिंग दैट यू शुड नॉट लीव एट ऑल। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जो आप ना पीवाईक्यू बुकलेट चेक करते हैं ना, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि एक बार पीवाईक्यू बुकलेट से गो थ्रू जरूर कीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बैक टू बैक पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से आपका न्यूमेरिकल बनता है। इस बार भी न्यूमेरिकल बना, न्यूमेरिकल काइंड ऑफ थ्योरी क्वेश्चन था उसके अंदर। देन डेप्रीसिएशन में से आपके पास में हर साल उसके वो पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो हमेशा पूछा जाता है। और डेप्रीसिएशन के आपको इनफैक्ट एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड पूछे गए। उसमें दिए ही 4 से 5 मेथड है ओवरऑल, मतलब पुरानी और पुराने सिलेबस और नए सिलेबस के हिसाब से भी अगर बात किया जाए तो
ओवरऑल 4 to 5 टॉपिक्स है जो मैकमिलन अपनी बुक में कवर करते हैं, और हम उसमें से 3 वो डाल चुके थे पेपर में इस बार। तो दीज आर द लर्निंग्स ना, आपको पता होना चाहिए कि कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, और जो बार बार आते हैं वो आपने छोड़ने नहीं है, तो विच विल हेल्प you to at least attempt a good number of questions in the paper, and if it is helping you, I don't think you should leave that part at all. So go through the PYQs, because वो आपको previous year questions आपको तैयार करते हैं अगले आने वाले पेपर के पूरे सिनेरियो के लिए। एक प्लीज न्यूमेरिकल से डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि पेपर में ना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे 10 to 12 मार्क्स होते हैं वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, और बचा हुआ पोर्शन ना न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल से में कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे थे, तो SLM नंबर 1, WDV नंबर 2, सम ऑफ डिजिट मेथड, तीनों के तीनों इस बार पेपर में थे। ठीक है, अभी जिन्होंने पेपर देना है उनके लिए एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि यू कैन एक्चुअली गो थ्रू द पर्टिकुलर टॉपिक्स फ्रॉम आर मैराथन्स, उसमें ही कवर किए हुए हैं। ठीक है, संभव सीरीज के अंदर भी आप इसको कंटेंट बेस्ड भी पढ़ सकते हैं। तो ये वाला एरिया तो बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। देन ऊपर से आपके इस बार पेपर में बड़े टाइम बाद बीच में ना EMI के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, इस बार EMI का भी क्वेश्चन था, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन थे, डेप्रिसिएशन, ये आपके ना इतने ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि ना आपके लिए बड़े प्रिडिक्टेबल से न्यूमेरिकल्स हैं, विच यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया विच यू हैव टू डू, और क्योंकि ना इसमें कोई ना सिंपल से स्ट्रक्चर वाले न्यूमेरिकल्स है, कोई ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है कि ओ गॉड इसमें तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली चीज हो रही है, नहीं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से ऊपर नहीं जाता, स्क्वायर आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। PV वाला इस बार पेपर में ज्यादा हमने सुना नहीं है, अगर आप लोगों में से किसी को उसका आइडिया है तो डेफिनेटली प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। तो अगेन न्यूमेरिकल्स इस बार के ना ऐसे थे जो अचीवेबल थे, प्रोवाइडेड आपने सच में उसकी तरफ एक ओपन माइंड रखकर पढ़ाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कोर कंसेप्ट की कवरेज। कोर कंसेप्ट आपका बेसिक जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। बेसिक अकाउंटिंग अगर आपको आती है तो आपका हर चीज बनती है। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जर्नल एंट्रीज, वो पेपर में इस बार भी आए थे और वो हर बार आते हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं। दिस इज अनदर लर्निंग जो आपको रखनी है कि कोर कंसेप्ट की कवरेज आपको अच्छे से करनी ही करनी है। बिजनेस एंटिटी पेपर में था, मटीरियलाइजेशन पेपर में था, मनी मेजरमेंट पेपर में था, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पेपर में था, जिसका मतलब ये होता है कि ये टॉपिक्स ऐसे, जेन्युइनली बताऊं, ये कहाँ से निकलते हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये टॉपिक कवर्ड है, और ये एक्चुअल में एक ऐसा टॉपिक है जो कि अकाउंटिंग का कोर है, बिकॉज ये अकाउंटिंग में हमेशा इसी से ही हमारी अकाउंटिंग का बेस बनता है। तो बिजनेस एंटिटी, मटीरियलिटी, रियलाइजेशन, द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, तो इनका पेपर के अंदर जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज प्रोवाइडेड अगर आप इसको देखते हैं तो जो पहले आपके 6 से 8 चैप्टर्स हैं वो सारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, और उसमें से आपका अच्छा पेपर बन जाता है, और उसी वही बेस बनता है आपके मॉड्यूल B में आएंगे। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं और अक्टूबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, होता क्या है, पहला जो आपका मॉड्यूल है उसमें ना आपके पास 11 चैप्टर्स है, जिनमें से 7 to 8 चैप्टर्स तो डायरेक्टली आपके बेसिक्स हैं। यही बेसिक्स आपके कम से कम 3 to 4 चैप्टर्स में एक्सटेंड होते हैं फॉर मॉड्यूल B एज वेल, और मॉड्यूल C का भी रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है वो इसी बेसिक्स से कनेक्टेड है। तो मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ 7 to 8, 3 to 4 यहाँ पर आ जाता है आपके पास में, आई वुड से कम आपका एक तो चैप्टर नहीं, आई थिंक आई गो फॉर अराउंड 2 चैप्टर्स तो आपके ऐसे हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा हुआ होगा तो ये आता होगा। इमेजिन आपके पेपर में 35 चैप्टर्स हैं, 35 में से गुड नंबर ऑफ तो एरिया तो आपका यहीं पे कवर होगा। कोर कंसेप्ट की कवरेज बहुत ज्यादा होती है, और इनफैक्ट थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों तरफ से देखते हैं, तो आई कैन नॉट से कि हाँ 45% तक पहुंच गए, बट येस हम लोग ना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट 30% तक का पेपर तो हमारे अकाउंटिंग के बेसिक से निकला है, एक्चुअली ज्यादा निकल जाता है, क्योंकि बॉन्ड के भी अपने कुछ बेसिक्स है और ये हर बार पेपर में आते हैं। बॉन्ड की थ्योरम्स इन्होंने टिल डेट तो नहीं मिस आउट किए, चाहे हम पुराने सिलेबस की तरफ जाए या जब आप लोगों का न्यू सिलेबस आ गया था, तो आई थिंक आई विल स्टिल गो विद दिस। 40% के आसपास का पेपर तो आपका लिटरली बेसिक्स से ही बना हुआ होता है, और जिसको हम अंडरमाइन कर देते हैं कि ठीक है ये तो हम कर लिया, इजी है, देख लेंगे बाद में, वो चीज़ गलत हो जाती है।
नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट लर्निंग, एक आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में आ रही है अब डाइवर्सिटी। आपके पेपर के अंदर आपको केस स्टडीज देखने को मिल रही हैं। केस स्टडीज में डेप्रिसिएशन में आए हुए थे, ठीक है। डेप्रिसिएशन के 3 मेथड्स कवर्ड थे। आपको केस स्टडी फॉर्मेट दिख सकता है रेशो एनालिसिस के अंदर। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर चैप्टर्स है जिनमें से ना प्रॉपर अच्छी वाली केस स्टडी बनाती है। 3 to 4 मार्क्स के 3 to 4 क्वेश्चंस का सेट निकल आता है, जिसमें 1 मार्कर भी हो सकते हैं, हाफ मार्कर भी हो सकते हैं और 2 मार्कर भी हो सकते हैं। पेपर में मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ ही साथ आपके पास नॉर्मल एमसीक्यू भी आते हैं, इनफैक्ट थ्योरी बेस्ड, जिसमें ना स्टेटमेंट आ जाती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे और उनमें से आपको चूज करना है। वैसे वाले भी पेपर में आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आ रहे हैं इस बार। तो इतना सब कुछ चल रहा है, तो इसके हिसाब से द नेक्स्ट लर्निंग वुड बी दैट अपने क्वेश्चन फॉर्मेट को समझिए। आपके पास जो 5 डिफरेंट टाइप की चीजें आपको क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट। और इसको प्रिपेयर करना कैसे है, अगेन ये वाला तो पॉइंट है। आपके पास 5 लर्निंग्स क्या है। सबसे पहली लर्निंग क्या थी, लेट्स गो बैक एंड टॉक अबाउट दिस इन अ जिस्ट फॉर्मेट। सबसे पहला वेटेज को समझिए। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू मॉड्यूल बी एंड डी, और ये ट्रेंड लगातार चला आ रहा है। देन आपका पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ठीक है। देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, उसे डरना नहीं है क्योंकि वो आपको तैयार करेगा इस पेपर को आगे फेस करने के लिए। नंबर 4, आपको कोर कंसेप्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो आपके पेपर का एक मेजर एरिया कवर करता है। तो कोर कंसेप्ट पे तैयार रहिए। देन क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके पास में केस स्टडी फॉर्मेट्स आ रहे हैं। नॉर्मल एमसीक्यूज के अलावा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के एमसीक्यूज हैं। मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग विच यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ, ताकि आपको पेपर के अंदर डर ना लगे और एक ही तरह के फॉर्मेट की तरफ आप स्टक ना हो जाए। देन प्रिपरेशन के अल्टीमेट ये पूरी फाइंडिंग से निकलता गया हमने करना क्या है आगे चल के। सबसे पहला वेटेज के ऊपर चलिए। मॉड्यूल ए सबसे पहले करना है। मॉड्यूल ए आपको प्रिपेयर करता है बाकी सारे मॉड्यूल्स के लिए, ठीक है। स्पेशली जो अकाउंटिंग की फील्ड से बिल्कुल नहीं है उनके लिए मॉड्यूल ए लेज डाउन द फाउंडेशन आपको बाकी के लिए कवर करने के लिए, ठीक है। और जो लोग इजी टू डिफिकल्ट पे चलते हैं ना, जिनको लगता है कि मेरे को पहले इसमें इंटरेस्ट बनाना है और मुझे कुछ इजी इजी मिल जाए पहले पढ़ने को, तो आप मॉड्यूल डी के पहले 2-3 चैप्टर्स कर सकते हैं। उसमें ना आपको डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी वैसी चीजें मिल जाती हैं विच इज समहाउ जो आपको कनेक्ट कर देगा सब्जेक्ट से, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ना आई वुड से कि हर कुछ टाइम बाद ना जस्ट गो विद इट कि थोड़े से कर लिए, क्योंकि 12-15 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख जाते हैं और इनके इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट कि हम न्यूमेरिकल पार्ट छोड़कर चले। और कोर की तरफ हमेशा तैयार रहिए, मतलब यू हैव टू मास्टर द कोर फंडामेंटल्स बिकॉज nothing is worth it, because again if you go for the examination without having the proper prior knowledge of what kind of questions are asked, तब भी कोई फायदा नहीं। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते फिर तो परस्यू ही नहीं किया जा सकता। एंड देन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्मेट्स। ऑलवेज लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में आ रहे हैं एंड लर्न फ्रॉम इट कि आपको किस तरह से पेपर करना है। तो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू एज वेल। देन अभी तक अगर आपने हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर हमारे मास्टर कोर्स को रिव्यू ज़रूर कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि आप डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो टू आवर वेबसाइट, दैट इज़ edutap.in, ठीक है। edutap.in पर ना आपको ये मास्टर कोर्स क्या हमारे सारे कोर्सेज वहाँ मिल जाते हैं। मास्टर कोर्स जो है वो बहुत डिटेल कोर्स है जिसमें ना आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से और क्विकली कवर करते हुआ दिखेगा छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, ताकि ना आपको पढ़ते वक्त वो जो एक होता है ना कि इतने लंबे चैप्टर्स, ओ गॉड, वैसा कुछ नहीं है। जो आपको हेल्प कर देगा चैप्टर्स को एक अचीवेबल फॉर्मेट पे कवर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर थिंग, दीज आर द कैप्सूल कोर्सेज जो हमारे अभी चल रहे थे, ठीक है। कैप्सूल कोर्सेज है वर बेसिकली वन शॉट, पूरा पूरा मॉड्यूल एक बारी में कवर करने के लिए। एंड जो भी अभी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आ चुका है मास्टर कोर्स। आई वुड रिकमेंड मास्टर कोर्स क्योंकि मास्टर कोर्स में ना हर एक टॉपिक आपको डिटेल में कवर्ड मिलता है, लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं, कंसेप्ट नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट पे। तो देर आर मैनी थिंग्स जो आपको इसमें मिल जाती हैं। बस आपको क्या करना है,
आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर आप इस कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं और कोड यूज कर लीजिएगा बैंकर, ताकि आपको 81% ऑफ तभी मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, प्रिपेयर वेल एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। और जो इस बार पेपर दे चुके हैं और उनको समहाउ नहीं मिल पाया जो उनको चाहिए था, तो आपको एक बार आइडिया हो जाए कि आपको कैसे परस्यू करना है। एंड एवरीबडी एल्स जिनका भी पेपर ड्यू है, द थर्ड वन, जिनके अभी कुछ सिटीज में वॉर के चलते देयर वाज नो एग्जामिनेशन, पोस्टपोन हुआ था, तो आप भी इन लर्निंग्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर कीजिए ताकि आप लोगों को भी फायदा हो सके, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।